कहानी को पूरा समझने के लिए कहानी के पिछले सभी भागों को ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। गाड़ी तेज रफ्तार से सड़कों को चीरती हुई आगे बढ़ रही थी। बाहर रात पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन गाड़ी के अंदर का माहौल अब भी तप रहा था। अवनी खिड़की की तरफ देखते हुए बैठी थी। उसके चेहरे पर ना डर था ना कमजोरी, हाँ गुस्सा जरूर दिखाई दे रहा था। वो अब तक समझ नहीं पा रही थी कि वीर आखिर उसे उसके घर क्यों लेकर जा रहा है। ये आदमी जितना दिखाता है उससे कहीं ज़्यादा खतरनाक है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। जो भी करेगा देखा जाएगा। तभी बगल में बैठे आर्यवीर ने फ़ोन बंद करके उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही ठंडा गुस्सा था जो शादी के बाद से लगातार बढ़ता जा रहा था। घर पहुंचकर कोई होशियारी मत दिखाना। उसकी आवाज़ धीमी लेकिन सख्त थी। अवनी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। तुम हर 5 मिनट में धमकी देना बंद कर सकते हो? उसकी आवाज़ में वही अकड़ थी। मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। आर्यवीर हल्का सा हंसा, लेकिन वो हंसी मजाक वाली नहीं थी, तंज से भरी हुई थी। हाँ देखा है मैंने, बहुत बहादुर हो तुम। उसने तिरछी नज़र से उसे देखा। सबके सामने आर्यवीर सिंह खुराना को थप्पड़ मारने वाली लड़की डरपोक तो हो ही नहीं सकती। अवनी ने बिना पलके झपकाए उसकी आंखों में देखा। और तुम भी बहुत बहादुर हो। उसके लबों पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान आई। एक लड़की को किडनैप करके शादी करने वाले आदमी से ज़्यादा बहादुर कौन ही होगा। आर्यवीर की आंखें हल्की सिकुड़ी। जुबान अब भी उतना ही चल रही है। क्यों? अवनी ने भौं उठाई। तुम्हें लगा था शादी के बाद मैं तुम्हारे सामने सिर झुका दूंगी? कुछ सेकंड दोनों बस एक दूसरे को घूरते रहे। गाड़ी के अंदर जैसे चिंगारियां उड़ रही थीं। फिर आर्यवीर धीरे से उसके करीब झुका। तुम्हारा यही घमंड तो तोड़ना है मुझे। उसकी आवाज़ बेहद ठंडी थी। और यकीन मानो अवनी शर्मा, आर्यवीर सिंह खुराना जो चाहता है वो करके रहता है। अवनी हल्का सा मुस्कुराई। तो फिर कोशिश करते रहो। उसकी आवाज़ में साफ चुनौती थी। क्योंकि मैं टूटने वालों में से नहीं हूँ। आर्यवीर ने कुछ सेकंड उसे देखा, फिर सीट पर पीछे टिक गया। उसके चेहरे पर हल्की खतरनाक मुस्कान फैल गई। देखते हैं, उसने धीरे से कहा। दूसरी तरफ शर्मा हाउस में शाम के 7 बज चुके थे। घर में हमेशा की तरह सुकून भरा माहौल था। ड्रेसिंग रूम में शिखर शर्मा ऑफिस से लौटकर बैठे थे। उन्होंने अपनी घड़ी उतारते हुए पूछा, अवनी अभी तक नहीं आई? किचन से चाय बनाती हुई गायत्री शर्मा बाहर आई। मैसेज आया था उसका, उन्होंने सामान्य लहजे में कहा। किसी काम में फंसी हुई है, बोली 8 बजे तक आएगी। शिखर शर्मा मुस्कुराए। काम के अलावा उसे कुछ सूझता भी कहाँ है। तभी बाहर एक बड़ी गाड़ी आकर रुकी। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। इस वक्त कौन आया? अगले ही पल डोरबेल बजी। शिखर शर्मा दरवाजे की तरफ बढ़े। दरवाज़ा खुलते ही जैसे वक्त कुछ पल के लिए वहीं थम गया। शिखर शर्मा की आंखें अपनी बेटी पर टिक गई। लाल दुल्हन के जोड़े में खड़ी अवनी, माथे पर सिंदूर, गले में मंगलसूत्र और उसके बगल में खड़ा आर्यवीर सिंह खुराना। कुछ सेकंड तक उनके होठों से आवाज़ ही नहीं निकली। चेहरे पर हैरानी, बेचैनी और हल्का सा डर सब एक साथ उतर आया। आह अवनी, उनकी आवाज़ धीमी पड़ गई। बेटा ये सब? उन्होंने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा। इस तरह शादी? एक बार हमें बताना तो चाहिए था ना। तुम जिसे कहती मैं उसी से तुम्हारी शादी करता। फिर ऐसे अचानक शादी क्यों की बेटा? अवनी ने अपने पापा को देखा। उनकी आंखों में सवालों से ज़्यादा चिंता थी। वही चिंता जिसने एक पल के लिए उसके अंदर हलचल पैदा कर दी, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाल लिया। चेहरे पर हल्की मुस्कान लाई और बिल्कुल सामान्य लहजे में बोली, पापा पहले अंदर तो चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ। उसकी आवाज़ शांत थी, ना घबराहट ना कमज़ोरी, जैसे वो सब कंट्रोल में रखे हुए हो। तभी अंदर से गायत्री जी की आवाज़ आई, कौन आया है जी? और अगले ही पल वो बाहर आ गईं। सामने का नज़ारा देखते ही उनके कदम वहीं रुक गए। अवनी, उनकी आंखें फैल गई। शादी? कुछ सेकंड तक वो बस अपनी बेटी को देखती रहीं। फिर अचानक उनकी आंखें नम हो गई। लेकिन अगले ही पल उन्होंने खुद को संभाला और जल्दी से बोली, कुछ भी हुआ हो, लेकिन अब तुम शादी करके पहली बार घर आई हो। उन्होंने तुरंत हाथ उठा लिया। ऐसे अंदर नहीं जा सकती।
वो अंदर जल्दी से मुड़ी। रुको, मैं आरती की थाल लेकर आती हूँ। शिखर शर्मा थोड़ा साइड में हो गए। उसी दौरान अवनी ने धीरे से आरवी की तरफ देखा और होठों पर हल्का तंज लाते हुए बोली, मम्मी को नहीं पता है ना कि उनके दामाद को इज्जत हजम नहीं होती। आर्यवीर ने तिरछी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर वही ठंडी शैतानी मुस्कान फैल गई। वो थोड़ा झुक कर बेहद धीमी लेकिन गहरी आवाज़ में बोला, तुम्हारे घर से मैं इतनी इज्जत लूँगा ना कि देखना तुम्हारे घर वाले मेरी खातिरदारी में कैसे बिछते हैं। उसकी आंखों में घमंड साफ चमक रहा था। आखिर आर्यवीर सिंह खुराना उनका दामाद जो है। अवनी ने तुरंत उसकी आंखों में आंखें डाल दी। अगर एक दिन यही तुम्हारा घमंड, यही गुरूर मैंने मिट्टी में ना मिला दिया ना, तो मेरा नाम भी अवनी शर्मा नहीं। उसकी आवाज़ धीमी थी लेकिन चुनौती से भरी हुई। तो मैं भी अवनी शर्मा नहीं। आर्यवीर हल्का सा मुस्कुराया। ना ना बीबी, उसने बेहद आराम से कहा, अवनी शर्मा अब नहीं हो तुम। वो थोड़ा और करीब झुका। अब तुम हो अवनी आर्यवीर सिंह खुराना, शायद भूल रही हो बीबी। अवनी की आंखें गुस्से से चमक उठी। वो कुछ कहने ही वाली थी, तभी शिखर शर्मा की आवाज़ आई, अरे अंदर आओ बेटा। दोनों तुरंत सामान्य हो गए। अगले ही पल गायत्री जी आरती की थाल लेकर आई। उनके चेहरे पर अब भी भावनाएं साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने कांपते हाथों से दोनों की आरती उतारी। भगवान मेरे बच्चों की जोड़ी सलामत रखे। उनकी आंखें भर आई। फिर उन्होंने दोनों को टीका लगाया और प्यार से अंदर लेकर चली गई। ड्राइंग रूम में बैठते ही माहौल फिर थोड़ा भारी हो गया। शिखर शर्मा अब भी सब समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने अवनी की तरफ देखा। बेटा, उनकी आवाज़ बेहद नरम थी, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं होता। तुम लोगों ने ऐसे अचानक फैसला क्यों लिया? गायत्री जी भी तुरंत बोली, क्या बात है बेटा, हमें बताया तक नहीं। अवनी कुछ सेकंड चुप रही। पहली बार उसके चेहरे पर हल्की परेशानी उभरी। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या बोले। सच नहीं बता सकती थी और झूठ बोलने की आदत उसमें कभी थी ही नहीं। तभी अचानक उसे अपने हाथ पर किसी का स्पर्श महसूस हुआ। उसने नीचे देखा। आर्यवीर ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा हुआ था। उसकी पकड़ ऊपर से सामान्य लग रही थी लेकिन अंदर दबाव साफ था, चेतावनी भरा। अवनी, उसने बेहद शांत आवाज में कहा, तुम परेशान मत हो, तुम्हें कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी बताना होगा मैं बताऊंगा। अवनी ने तुरंत उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। अब ये कौन सी मनगढ़ंत कहानी बनाएगा, उसने मन ही मन सोचा। तभी आर्यवीर बेहद आराम से पीछे टिक गया और बोला, असल में मैं और अवनी काफ़ी समय से एक दूसरे को पसंद करते थे। उसके चेहरे पर एक परफेक्ट सज्जन दामाद वाली मुस्कान थी, लेकिन अवनी चाहती थी कि ये शादी आप लोगों की मर्जी से हो। वो बिना आपकी इजाज़त कुछ नहीं करना चाहती थी। अवनी ने उसकी तरफ देखा। उसके मन में आया कि यहीं इसका मुंह तोड़ दे, लेकिन अगले ही पल उसे बम वाली बात याद आई और उसने खुद को शांत रखा। आर्यवीर आगे बोला, अवनी ने कहा था कि वो आप लोगों से बात करेगी, लेकिन अचानक दादाजी की तबीयत खराब हो गई। उसने लंबी सांस ली, जैसे बहुत परेशान हो, और उनकी बस एक ही जिद थी कि वो अपनी आंखों के सामने मेरी शादी देखें। शिखर शर्मा ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे, इसलिए आर्यवीर ने बेहद गंभीर आवाज़ में कहा, हमें जल्दी सी शादी करनी पड़ी। कमरे में कुछ सेकंड की खामोशी छा गई। शिखर शर्मा की नज़र धीरे धीरे अवनी की तरफ गई। वो अपनी बेटी को बहुत अच्छी तरह से जानते थे। वो जानते थे कि अवनी कमज़ोर लड़की नहीं है। अगर वो यहाँ बैठी है तो ज़रूर उसने सोच समझकर फैसला लिया होगा। फिर भी उनके चेहरे पर हल्की नाराज़गी थी। लेकिन बेटा, उन्होंने धीरे से कहा, मैंने कभी तुम पर अपना फैसला थोपा नहीं, हमेशा तुम्हारे फैसले की इज्जत की। फिर तुमने मुझे भी बताया क्यों नहीं कि तुम आर्यवीर से प्यार करती हो? उनकी आवाज़ में शिकायत कम, दुख ज़्यादा था। सीधे सादी उन्होंने सर हिलाया। हम समाज में रहते हैं बेटा, और हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ के कुछ नियम कायदे होते हैं। लोग बातें बनाएंगे बेटा। अवनी तुरंत उनके पास आकर बैठ गई। उसने उनके हाथ पकड़ लिए। पापा, उसकी आवाज़ इस बार बेहद स्थिर थी, दुनिया क्या सोचती है उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। और जहाँ तक लोगों की बात है, आपकी बेटी हर सवाल का जवाब देना जानती है। शिखर शर्मा बस उसे देखते रह गए। अवनी ने आगे कहा,
और मैं खुश हूँ पापा। ये कहते हुए उसने एक पल के लिए आर्यवीर की तरफ देखा। उसकी आंखों में साफ चेतावनी थी, जैसे कह रही हो अभी जो खेल खेल रहे हो ना उसका हिसाब ज़रूर होगा। फिर उसने वापस अपने पापा की तरफ देखकर कहा, मुझे इस शादी से कोई दिक्कत नहीं है, मैं बस चाहती हूँ कि आप दोनों हमेशा खुश रहें। आर्यवीर चुपचाप उसे देख रहा था। उसके होठों पर धीरे धीरे डेविल स्माइल फैल गई। यही तो वो चाहता था, अवनी अपने माता पिता को कुछ ना बताए और अब खुद अपनी ज़ुबान से सब सामान्य साबित कर चुकी थी। ड्राइंग रूम का माहौल धीरे धीरे थोड़ा सहज होने लगा था। शिखर शर्मा अब भी बीच बीच में अपनी बेटी को देख रहे थे। उन्हें अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि उनकी बेटी इतनी अचानक शादी करके उनके सामने बैठी है। दूसरी तरफ गायत्री जी की आंखों में हजार सवाल थे, लेकिन साथ ही अपनी बेटी के लिए ढेर सारा प्यार भी। उन्होंने आखिरकार खुद को संभालते हुए कहा, अरे मैं भी कैसी माँ हूँ, दामाद जी पहली बार घर आए हैं और मैं यहाँ बैठकर बातें किए जा रही हूँ। वो तुरंत उठ खड़ी हुई, मैं अभी चाय नाश्ता लेकर आती हूँ। इतना कहकर वो जल्दी जल्दी किचन की तरफ चली गई। अवनी चुपचाप सोफे पर बैठी थी। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन अंदर उसका दिमाग लगातार चल रहा था। दूसरी तरफ आर्यवीर पूरे आराम से बैठा था, जैसे ये सब उसी के प्लान के मुताबिक हो रहा हो। तभी शिखर शर्मा थोड़ा सहज होकर बोले, बेटा तुम्हारे घर में सब ठीक रहा ना, मतलब शादी इतनी अचानक हुई। आर्यवीर ने बेहद शांत और सधे हुए अंदाज में मुस्कुराकर कहा, जी ससुर जी सब ठीक था, बस दादाजी की तबीयत अचानक खराब हो गई थी। उसने थोड़ा रुककर लंबी सांस ली और वो मेरी शादी देखना चाहते थे। फिर उसने आगे कहा, वरना मैं चाहता था कि शादी पूरे परिवार के बीच हो, पूरे रस्मों रिवाज के साथ। शिखर शर्मा ध्यान से उसकी बात सुन रहे थे। आर्यवीर आगे बोला, असल में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई मेरी बुआ के बेटे की शादी में दिल्ली गए हुए हैं। वो लोग कल तक वापस आएंगे, लेकिन दादाजी की तबीयत की वजह से इंतज़ार करना मुश्किल था, इसलिए उनकी गैर मौजूदगी में ही शादी करनी पड़ी। ये सुनते ही अवनी ने हल्का सा सिर घुमाकर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में पल भर के लिए हैरानी चमकी। इसके परिवार में और भी लोग हैं, उसने मन ही मन सोचा। अब तक उसे लगा था कि आर्यवीर सिर्फ अपने दादाजी के साथ रहता है और उसकी ज़िंदगी में किसी और की जगह नहीं, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को सामान्य कर लिया, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। तो मिस्टर खुराना के अंदर इंसानों वाला परिवार भी है, उसने मन ही मन तंज में कहा। तभी गायत्री जी चाय और नाश्ता लेकर वापस आई। लो बेटा, उन्होंने प्यार से कहा, गर्मा गर्म चाय पी लो। फिर मुस्कुराकर बोली, और आज डिनर करके ही जाना, पहली बार घर आए हो, ऐसे थोड़ी ना जाने दूंगी। आर्यवीर ने बेहद सभ्य दामाद वाली मुस्कान दी। अगर आप इतना प्यार से रोक रही हैं तो कैसे मना कर सकता हूँ आंटी जी। अवनी ने उसकी तरफ देखा। वाह, उसने मन ही मन सोचा, अभिनय में तो तुम्हारा कोई जवाब नहीं। कुछ देर बाद गायत्री जी किचन की तरफ जाने लगी तो अवनी भी उठ गई। मम्मी मैं मदद कर देती हूँ। दोनों माँ बेटी किचन में चली गईं। जैसे ही वो अंदर पहुंची, गायत्री जी ने धीरे से पूछा, सच सच बता बेटा, सब ठीक है ना। अवनी सब्जियां निकालते हुए हल्का सा मुस्कुराई। आप भी ना मम्मी, उसने सामान्य आवाज़ में कहा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। गायत्री जी उसकी आंखों में देखने लगी। तू खुश है ना। अवनी के हाथ एक पल को रुके, लेकिन अगले ही सेकंड उसने बेहद सहज होकर कहा, हाँ मम्मी, और अब जल्दी खाना बनाते हैं, वरना आपके दामाद जी भूखे रह जाएंगे। उसने जानबूझकर दामाद जी शब्द पर हल्का जोर दिया। गायत्री जी मुस्कुरा दी, लेकिन उनकी माँ वाली नज़रें अब भी बेटी के चेहरे को पढ़ने की कोशिश कर रही थी। तभी अवनी ने फ्रिज खोलते हुए कहा, मम्मी ज़्यादा मसालेदार मत बनाइएगा। गायत्री जी ने हैरानी से पूछा, क्यों। अवनी के होठों पर हल्की शैतानी मुस्कान आई। आर्यवीर को हेल्दी खाना ज़्यादा पसंद है मम्मा, उसने सब्जियां निकालते हुए कहा। ग्रीन वेजिटेबल, कम ऑयल कम मसाले। गायत्री जी तुरंत बोली, अच्छा। अवनी ने सिर हिलाया। हाँ, बाहर का ज़्यादा ऑयली खाना इन्हें पसंद नहीं। उसके चेहरे पर मासूमियत थी, लेकिन आंखों में साफ शरारत चमक रही थी। थोड़ी ही देर में किचन में करेला मसाला, पालक की सब्जी, लौकी कोफ्ता और मिक्स ग्रीन सूप तैयार होने लगा।
गायत्री जी बीच बीच में मुस्कुराकर बोलती, अच्छा हुआ बेटा तूने बता दिया, वरना मैं तो पनीर और मसालेदार सब्जियां बना देती। अवनी ने धीमे से कहा, नहीं मम्मी, इन्हें ये सब ज़्यादा पसंद है। लगभग 1 घंटे बाद खाना तैयार हो चुका था। गायत्री जी प्लेट्स लगाने लगी। चल बेटा खाना लेकर चलते हैं। अवनी तुरंत बोली, मम्मी आप बैठिए, मैं लेकर जाती हूँ। लेकिन गायत्री जी मुस्कुरा दी, नहीं, शादी के बाद पहली बार घर आई हो, तुम जाकर दामाद जी के पास बैठो, मैं लेकर आती हूँ। अवनी ने एक पल सोचा, फिर सिर हिलाकर बाहर चली गई। जैसे ही वो ड्राइंग रूम में पहुंची, उसकी नज़र सीधे आर्यवीर पर गई तो आराम से बैठा शिखर शर्मा से बातें कर रहा था। उसकी नज़र जैसे ही अवनी पर पड़ी, होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। इतनी देर, उसने धीमे से कहा। अवनी भी उसी अंदाज में बोली, तुम्हारी पसंद का खाना बनाने में टाइम तो लगेगा ना। आर्यवीर ने हल्का सा माथा सिकोड़कर उसकी तरफ देखा, लेकिन कुछ बोला नहीं। थोड़ी देर बाद सब लोग डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ गए। गायत्री जी बड़े प्यार से सबको खाना परोसने लगी। आओ बेटा, उन्होंने खुश होकर कहा, आज सब तुम्हारी पसंद का बनाया है। अगले ही पल आर्यवीर की नज़र खाने पर गई और कुछ सेकंड के लिए उसका चेहरा देखने लायक हो गया। सामने पालक की सब्जी, लौकी कोफ्ता, करेला मसाला और ग्रीन सूप रखा था। उसकी आंखें हल्की सिकुड़ी। उसने धीरे से अवनी की तरफ देखा और सामने बैठी अवनी पूरी मासूमियत से पानी पी रही थी, लेकिन उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब खाओ। आर्यवीर तुरंत समझ गया कि यह सब उसी की चाल है। शिखर शर्मा मुस्कुराकर बोले, अवनी बता रही थी तुम्हें हेल्दी खाना बहुत पसंद है। अब आर्यवीर पूरी तरह अवनी को घूरने लगा, जबकि अवनी ने बड़ी मासूमियत से कहा, हाँ पापा, इन्हें ग्रीन वेजिटेबल्स बहुत पसंद है। कुछ सेकंड तक दोनों की आंखों में खामोश लड़ाई चलती रही। फिर अचानक आर्यवीर मुस्कुरा दिया। बिल्कुल सही कहा इसने। उसने आराम से करेला अपनी प्लेट में डालते हुए कहा, दरअसल हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। अवनी के साथ में 2 सेकंड के लिए चौंक गई। अवनी सच में 2 सेकंड के लिए चौंक गई। ये खा भी रहा है, उसने मन ही मन सोचा। लेकिन अगले ही पल उसे समझ आ गया था कि आर्यवीर सिर्फ उसे हराने के लिए ये कर रहा है। आर्यवीर ने जानबूझकर बड़े आराम से पालक खाया और मुस्कुराकर बोला, आंटी जी, इतने प्यार से बना खाना हो तो इंसान उंगलियां चाटता रह जाए। गायत्री जी खुश हो गईं। अरे बेटा, तुम्हें पसंद आया, बस यही काफ़ी है। अवनी अब भी उसे अजीब नज़रों से देख रही थी। उसे उम्मीद थी कि आर्यवीर चिढ़ जाएगा, लेकिन यहाँ तो वो पूरा खेल ही पलट चुका था। तभी आर्यवीर ने उसकी तरफ देखकर बेहद धीमी आवाज़ में कहा, अच्छी कोशिश थी। उसके होठों पर हल्की शैतानी मुस्कान थी, लेकिन मुझे हराना इतना भी आसान नहीं है मिसेज खुराना। अवनी ने भी बिना मुस्कुराए जवाब दिया, खेल तो अभी शुरू हुआ है मिस्टर खुराना। दोनों बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख रहे थे, लेकिन उनके बीच चल रही अहंकार की लड़ाई हर गुजरते पल के साथ और खतरनाक होती जा रही थी। रात के लगभग 11 बज चुके थे। शर्मा हाउस से निकलने के बाद गाड़ी शहर की सड़कों पर तेज रफ्तार से दौड़ रही थी। बाहर हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन गाड़ी के अंदर अब भी वही तनाव पसरा हुआ था। अवनी पूरे रास्ते खिड़की की तरफ देखकर बैठी रही। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। पिछले 24 घंटों में उसकी ज़िंदगी जिस तरह पलटी थी, उसका असर अब उसके शरीर और दिमाग दोनों पर दिखने लगा था। दूसरी तरफ ड्राइविंग सीट पर बैठा आर्यवीर एक हाथ से स्टीयरिंग संभालते हुए था और दूसरे हाथ से धीरे धीरे सीट पर उंगलियां बजा रहा था। उसके चेहरे पर वही ठंडी अकड़ थी। कुछ देर तक दोनों के बीच बिल्कुल खामोशी रही। फिर धीरे धीरे अवनी की आंखें भारी होने लगी। उसने सिर पीछे सीट पर टिका दिया। पूरे दिन का तनाव, गुस्सा और थकान अब उस पर हावी होने लगे थे। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें बंद हो गई। जैसे ही आर्यवीर ने उसे देखा, उसके होठों पर हल्की खतरनाक मुस्कान आ गई। अगले ही पल उसने अचानक गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, साथ ही कार का म्यूजिक सिस्टम फुल वॉल्यूम पर ऑन कर दिया। तेज बीट्स पूरी गाड़ी में गूंज उठी। अवनी हड़बड़ाकर आंखें खोल बैठी। उसने तुरंत चिढ़कर आर्यवीर की तरफ देखा और उधर आर्यवीर बड़े आराम से वही गाना गुनगुना रहा था, चेहरे पर डेविल स्माइल, जैसे उसे यही सब करने में मज़ा आ रहा हो। अवनी ने गुस्से से कहा, ये गाना बंद करो, मुझे सोना है। आर्यवीर ने बिना उसकी तरफ देखे बेहद आराम से जवाब दिया, गाड़ी मेरी, म्यूजिक मेरा और सुनना भी मुझे है, कान मेरा।
फिर उसने तिरछी नज़र से उसकी तरफ देखा। तो तुम्हारे हिसाब से यहाँ कुछ नहीं होगा अवनी शर्मा? उसके चेहरे पर हल्का तंज उभरा। तुम अपने घर में नहीं हो जो मुझे करेला, टिंडा और तुरई खिलाकर बदला ले लोगे? अवनी ने उसे घूरा लेकिन कुछ बोली नहीं। तभी आर्यवीर फिर बोला, लगता है मैंने तुम्हारे मम्मी पापा को कुछ ज़्यादा ही इज्जत दे दी जो तुम्हें हजम नहीं हुई। इस बार अवनी ने आंखें बंद कर ली। सच में उसके सिर में दर्द शुरू हो चुका था। वो समझ गई थी कि इस वक्त उसमें बहस करने का मतलब है अपनी बची हुई एनर्जी भी खत्म कर देना। इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। लगभग 1 घंटे बाद गाड़ी सिंह विला के सामने जाकर रुकी। रात के 11 बज चुके थे। पूरा विशाल विला सुनहरी लाइटों से डूबा हुआ था, लेकिन उसके अंदर अजीब सी ठंडी खामोशी फैली हुई थी। अवनी बिना कुछ बोले गाड़ी से उतरी और सीधे अंदर चली गई। उसके पीछे आर्यवीर ने ड्राइवर को गाड़ी पार करने का इशारा किया और खुद भी अंदर आ गया। अंदर आते ही उसने शेरवानी की कॉलर ढीली की और सीधे फ्रिज के पास आकर ठंडे पानी की बोतल निकाली। दूसरी तरफ अवनी बिना इधर उधर देखे सीढ़ियाँ चढ़कर आर्यवीर के कमरे में पहुंच गई। कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसकी नज़र अंदर के शानदार इंटीरियर पर गई। बड़ा सा ब्लैक एंड गोल्ड थीम वाला कमरा, महंगा फर्नीचर, हल्की डीम लाइट्स और बीच में रखा विशाल किंग साइज बेड। लेकिन इस वक्त उसने ये सब देखने की ताकत भी नहीं बची थी। उसका सिर दर्द से फट रहा था। वो सीधे जाकर बेड पर लेट गई। जैसे ही सिर तकिए पर लगाया, कुछ सेकंड में उसकी आंख लग गई। नीचे आर्यवीर पानी पीकर धीरे धीरे अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसके चेहरे पर अब थी वही ठंडी मुस्कान, लेकिन जैसे ही उसने कमरे का दरवाज़ा खोला उसके कदम वहीं रुक गए। सामने अवनी उसके बेड पर आराम से सो रही थी। कुछ सेकंड तक वो उसे घूरता रहा, फिर उसकी आंखों में गुस्सा उतर आया। इस लड़की की हिम्मत कैसे हुई? उसने दांत भींचे। अगले ही पल वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और हाथ में पकड़ी बर्फ जैसे ठंडा पानी की बोतल पूरी की पूरी अवनी पर उड़ेल दी। आह! अवनी झटके से उठ बैठी। ठंडा पानी उसके चेहरे और कपड़ों पर फैल चुका था। वो हड़बड़ाकर बैठी और गुस्से से चीखी, तुम पागल हो गए हो क्या? कोई सोते हुए इंसान पर ऐसे पानी फेंकता है? आर्यवीर उसके सामने आकर खड़ा था। चेहरे पर बेहद खतरनाक डेविल स्माइल थी। तुम्हारी इतनी औकात नहीं है, उसकी आवाज़ धीमी लेकिन जहरीली थी, कि तुम मेरे बेड पर सो जाओ। उसने उंगली से सोफे की तरफ इशारा किया। तुम्हारी जगह वहाँ है, जाकर चुपचाप सो जाओ। अवनी का गुस्सा पूरी तरह भड़क चुका था। मैं सोफे पर नहीं सोऊंगी, वो बेड से उतरते हुए बोली। शादी की है तुमने मुझसे, तो इस बेड पर मेरा भी अधिकार है। उसकी आवाज़ में वही अकड़ थी, लेकिन आर्यवीर जोर से हंस पड़ा। वो हंसी मजाक वाली नहीं, सीधा अपमान उड़ाने वाली थी। तुम बहुत बड़े बड़े सपने देख रही हो, उसने धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ते हुए कहा। आर्यवीर सिंह खुराना की पत्नी बनने की हैसियत नहीं है तुम्हारी। उसकी आंखें ठंडी हो चुकी थी। और ये शादी क्यों हुई है ये भी तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगा। वो उसके बेहद करीब आकर रुका। अब चुपचाप मेरे बेड से नीचे उतर जाओ। 10 मिनट में मुझे ये पूरा बेड खाली चाहिए। फिर बिना उसकी बात सुने वो मुड़ा और बोला, मैं बाथरूम से आ रहा हूँ, तब तक यहाँ से गायब हो जाओ। इतना कहकर वो सीधे बाथरूम में चला गया। अवनी गुस्से से वहीं खड़ी रह गई। उसकी मुट्ठियाँ भींच चुकी थी। तुम्हें तो मैं देख लूँगी आर्यवीर सिंह खुराना, उसने दांत भींचते हुए कहा। उसका दिल कर रहा था भी जाकर बाथरूम का दरवाज़ा तोड़ दे, लेकिन अगले ही पल उसके सिर में फिर से दर्द उठा। पूरे दिन का तनाव अब उस पर भारी पड़ रहा था। अपने माता पिता के सामने सामान्य बनने का नाटक, जबरदस्ती मुस्कुराना, हर पल खुद को संभालना, ये सब उसकी सोच से ज़्यादा थका देने वाला था। उसने धीरे से आंखें बंद की और लंबी सांस ली। अभी नहीं, वो बुदबुदाई। आखिरकार वो गुस्से से बेड छोड़कर सोफे की तरफ चली गई और जाकर वहां लेट गई। कुछ ही मिनटों में उसकी आंख फिर लग गई। थोड़ी ही देर बाद बाथरूम का दरवाज़ा खुला। आर्यवीर बाहर आया। उसने कमरे में नज़र दौड़ाई और जब उसकी नज़र सोफे पर सोती हुई अवनी पर पड़ी, उसके होठों पर धीरे धीरे वही डेविल स्माइल फैल गई। वो कुछ सेकंड उसे देखता रहा, फिर बेहद धीमी आवाज़ में बोला, अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। उसकी आंखों में घमंड चमक रहा था। अब समझ में आएगी तुम्हें तुम्हारी औकात, अवनी शर्मा।
सुबह की हल्की धूप कमरे के बड़े शीशों से अंदर आ रही थी। रात भर की बेचैनी के बाद भी अवनी की नींद जल्दी खुल गई। कुछ सेकंड तक वो सोफे पर लेटी छत को देखती रही। फिर धीरे धीरे उसे याद आया कि वो कहाँ है। सिंह विला, आर्यवीर का कमरा और उसकी जिंदगी का सबसे बुरा मोड़। उसने गहरी सांस ली और उठकर बैठ गई। दूसरी तरफ बेड खाली था। शायद आर्यवीर सुबह सुबह जिम चला गया था। अवनी ने राहत की सांस ली। कम से कम सुबह सुबह उसका चेहरा नहीं देखना पड़ेगा। वो धीरे धीरे उठी और बाथरूम में चली गई। ठंडी पानी से चेहरा धोते हुए उसने खुद को आईने में देखा। आंखों के नीचे हल्की सूजन थी, लेकिन उनमें अब भी वही जिद और आग मौजूद थी। तुम मुझे तोड़ नहीं सकते, उसने खुद से धीरे से कहा। फ्रेश होकर बाहर आई तो अलमारी खोलकर कुछ ढूंढने लगी, लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि उसके पास यहाँ पहनने के लिए कुछ भी है नहीं। उसने झुंझलाकर अलमारी बंद कर दी। तभी उसे याद आया कि कल अपने घर से निकलते समय वो अपना कुछ ज़रूरी सामान और एक दो कपड़े भी बैग में रख कर ले आई थी। चलो कम से कम ये तो है, वो बुदबुदाई। उसने बैग से हल्का नीला सूट निकाला और बाथरूम में जाकर जल्दी से नहा ली। थोड़ी देर बाद जब वो बाहर आई तो पूरी तैयार थी। खुले बाल, चेहरे पर बिल्कुल हल्का सा क्रीम और हाथ में अपनी फाइल्स। वो कॉलेज जाने की तैयारी कर रही थी। अपनी एलएलबी के लास्ट ईयर में थी और साथ ही शहर की मशहूर क्रिमिनल लॉयर अंजना बघेल के साथ इंटर्नशिप भी कर रही थी। अंजना बघेल कोर्ट में अपने तेज दिमाग और खतरनाक बहसों के लिए जानी जाती थी। अवनी हमेशा से उन्हीं के जैसा बनना चाहती थी, इसलिए कॉलेज के साथ साथ उसकी कोर्ट प्रैक्टिस भी चल रही थी। आज भी उसे फैमिली कोर्ट के एक केस की फाइल तैयार करनी थी। वो जल्दी जल्दी अपनी फाइल्स बैग में रख रही थी कि तभी कमरे का दरवाज़ा खुला। अवनी ने नज़र उठाई। सामने जिम से लौटता हुआ आर्यवीर खड़ा था। ब्लैक ट्रैक पैंट, हाथ में टॉवेल और माथे पर पसीने की बूंदें। उसने आते ही टॉवेल उठाया और बिल्कुल ऐसे पूछा जैसे घर की बहू से सवाल कर रहा हो। सुबह सुबह इतनी तैयारी? उसकी नज़र ऊपर से नीचे तक अवनी पर गई। कहाँ जाने की प्लानिंग है मिसेस खुराना? अवनी ने बिना डरे उसकी आंखों में देखा। मेरा भी काम है, उसने बैग बंद करते हुए कहा। मैं पढ़ती हूँ और प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। घर पर बैठकर सजने संवरने वाली लड़कियों में से नहीं हूँ मैं। आर्यवीर ने हल्का सा भौहें उठाई। ओह, वो धीरे से मुस्कुराया। लेकिन तुम्हें ये इजाज़त किसने दी कि तुम इस घर से बाहर जाओ? उसकी आवाज़ अब ठंडी हो चुकी थी। आज से बिना मेरी परमिशन तुम कहीं नहीं जाओगी। अवनी तुरंत उसकी तरफ मुड़ी। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारे हिसाब से चलूँगी? वो उसके करीब आकर बोली। तुम मुझे रोक सकते हो तो रोक कर दिखाओ। कुछ सेकंड तक दोनों की आंखें टकराती रही। फिर अचानक आर्यवीर बेहद आराम से मुस्कुराया। उसने धीरे से अपना फ़ोन उठाया और नंबर डायल करने लगा। हाँ, उसने जानबूझकर ऊंची आवाज़ में कहा। शर्मा हाउस में एक बम और रखवा दो। हाँ, इस बार थोड़ा बड़ा वाला। पूरा शर्मा हाउस बचना नहीं चाहिए। अवनी का चेहरा तुरंत बदल गया। वो झटके से आगे बढ़ी और उसके हाथ से फ़ोन छीन लिया। तुम पागल हो गए हो क्या? उसकी आवाज़ गुस्से से कांप उठी। हर बात पर धमकी देना बंद करोगे या नहीं? आर्यवीर ने धीरे धीरे उसकी तरफ देखा। अगले ही पल वो उसके बेहद करीब आ गया, इतना करीब कि अवनी उसकी सांसों की गर्मी महसूस कर सकती थी। उसके होठों पर वही खतरनाक डेविल स्माइल फैल गई। तुम अच्छी बीवी बनकर इस घर में रहोगी, उसने धीमी मगर बेहद ठंडी आवाज़ में कहा। तो मुझे तुम्हें धमकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखें सीधे अवनी की आंखों में जमी थी। तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन उसने हल्का सा सिर झुकाकर कहा। उसने धीमी मगर बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, तो मुझे धमकी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसकी आंखें सीधी सीधी अवनी की आंखों में जमी थी। तुम्हारे मम्मी पापा भी खुश रहेंगे, तुम्हारा परिवार भी सुरक्षित रहेगा। लेकिन अगर तुमने आर्यवीर सिंह खुराना को चुनौती देने की कोशिश की, उसकी आवाज़ और ख़तरनाक हो गई, तो उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। अवनी कुछ सेकंड तक बस उसे घूरती रह गई। उसका दिल कर रहा था अभी उसके चेहरे पर मुक्का मार दे, लेकिन अगले ही पल उसके दिमाग में अपने मम्मी पापा का चेहरा घूम गया। उसकी उंगलियां धीरे धीरे ढीली पड़ गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि इस इंसान से कैसे निपटे। पहली बार उसे महसूस हुआ कि आर्यवीर सिर्फ घमंडी नहीं, खतरनाक भी है।
आखिरकार वो बिना कुछ बोले पीछे हट गई और जाकर बेड पर बैठ गई। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ था, लेकिन इस वक्त वो मजबूर थी। दूसरी तरफ आर्यवीर के चेहरे पर जीत वाली मुस्कान फैल चुकी थी। उसने बेहद आराम से अपने होठ गोल किए और हल्की सी सीटी बजाई, जैसे उसने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। फिर उसने टॉवेल को कंधे पर डाला और बिल्कुल निश्चिंत अंदाज में बाथरूम की तरफ बढ़ गया। पीछे बेड पर बैठी अवनी उसे जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ एक खामोश कसम भी थी। अवनी धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। उसके चेहरे पर अब भी सुबह वाली चुचलाहट साफ दिखाई दे रही थी। सुबह की हल्की धूप पूरे सिंह विला में भी फैल चुकी थी। नीचे हाल में अजीब सी शांति थी। बड़े बड़े झूमर, महंगे फर्नीचर और चारों तरफ फैला रौब, सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी राजमहल में होता है। लेकिन जैसे ही अवनी की नज़र सामने सोफे पर बैठे दिग्विजय सिंह पर पड़ी, उसने अपने चेहरे के भाव सामान्य कर लिए। दादाजी आराम से चाय पी रहे थे। सफ़ेद कुर्ते में उनका व्यक्तित्व अभी बेहद प्रभावशाली लग रहा था। उन्होंने जैसे ही अवनी को देखा, चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। आओ बेटा, उन्होंने प्यार से हाथ हिलाया। इधर आओ। अवनी धीरे धीरे उनके पास गई। जी दादाजी। दिग्विजय सिंह ने उसे गौर से देखा। तुम्हारा नाम क्या है बेटा? अवनी शर्मा, उसने शांत आवाज में कहा। दादाजी हल्का सा मुस्कुराए। बैठो। अवनी उनके सामने बैठ गई। कुछ सेकंड तक दादाजी उसे देखते रहे, फिर धीमे स्वर में बोले, आर्यवीर दिल का बुरा नहीं है बेटा। उनकी आवाज़ में अपने पोते के लिए अपनापन साफ था, बस थोड़ा जिद्दी और गुस्सैल हो गया है। उन्होंने लंबी सांस ली। अपने माता पिता की वजह से बचपन से बहुत अकेला रहा है। अवनी चुपचाप सुनती रही। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था। मुझे पता है बेटा, तुम इस शादी से खुश नहीं हो। अवनी कुछ सेकंड चुप रही। उसके मन में तुरंत आया, ऐसे डेविल इंसान से शादी होने के बाद कौन ही खुश रहेगा। लेकिन उसने ये बात अपने तक ही रखी। सामने बैठे बुजुर्ग के चेहरे पर सच्चाई और अपनापन था, इसलिए वो उन्हें कुछ नहीं कहना चाहती थी। उसने बस हल्की आवाज़ में पूछा, दादाजी आपने ब्रेकफास्ट किया? दिग्विजय सिंह मुस्कुरा दिए। हाँ बेटा। फिर प्यार से बोले, तुम भी जाकर नाश्ता कर लो। तभी पीछे से कदमों की आवाज़ आई। अवनी ने मुड़कर देखा। आर्यवीर सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। ब्लैक टी शर्ट और ग्रे ट्रैक पैंट में भी उसके चेहरे पर वही रौब था और वो बहुत ही दिलकश लग रहा था। लेकिन जैसे ही उसकी नज़र अवनी पर पड़ी, उसके होठों पर हल्की डेविल स्माइल आ गई। वो सीधे जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। गुड मॉर्निंग दादाजी। खुश रहो, दादाजी ने कहा। फिर अवनी की तरफ देखकर बोले, जाओ बेटा, तुम भी नाश्ता कर लो। अवनी चुपचाप जाकर कुर्सी पर बैठ गई। तभी सर्वेंट्स ब्रेकफास्ट सर्व करने लगे। अगले ही पल जैसे ही प्लेट अवनी के सामने रखी गई, उसका चेहरा देखने लायक हो गया। सामने करेले का सैंडविच रखा था, साथ में करेले का पराठा और ऊपर से करेले का जूस। कुछ सेकंड तक वो बस प्लेट को देखती रह गई। फिर धीरे धीरे उसकी नज़र सामने बैठे आर्यवीर पर गई और उधर आर्यवीर अपने चेहरे पर बेहद खतरनाक डेविल स्माइल लिए आराम से कॉफ़ी पी रहा था। उसकी आंखों में साफ लिखा था, अब समझ आया खेल। अवनी ने दांत भींच लिए। ये आदमी सच में साइको है, उसने मन ही मन कहा। लेकिन सामने दादाजी बैठे थे, इसलिए वो कुछ बोल भी नहीं सकती थी। तभी आर्यवीर ने बेहद आराम से सर्वेंट की तरफ देखा। अवनी मैम को थोड़ा और सर्व करो। उसकी आवाज़ में छुपा तंज साफ था। उन्हें करेला बहुत पसंद है। दादाजी ने तुरंत मुस्कुरा कर कहा, अच्छा है बेटा, हेल्दी खाना खाना चाहिए। अवनी बस जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुरा दी। उसके बाद उसने मजबूरी में सैंडविच का एक छोटा सा बाइट उठाया। जैसे ही उसने उसे मुंह में डाला, उसका पूरा मुंह बिगड़ गया। करेले का स्वाद उसे बिल्कुल पसंद नहीं था। अवनी बड़ी मुश्किल से करेले वाला सैंडविच निगल पाई थी। उसका पूरा मूड खराब हो चुका था। सामने बैठा आर्यवीर आराम से अपनी कॉफ़ी पीते हुए उसके चेहरे के एक्सप्रेशंस देखकर मन ही मन मुस्कुरा रहा था और यही चीज़ अवनी को और चिढ़ा रही थी। आखिरकार उसने प्लेट साइड में रख दी और बिना ब्रेकफास्ट खत्म किए कुर्सी से उठ गई। इतनी जल्दी? आर्यवीर ने जानबूझकर तंज भरे लहजे में पूछा। अभी तो तुम्हारा फेवरेट ब्रेकफास्ट शुरू हुआ था। अवनी ने उसे बस घूरा। तुम्हारा दिमाग सच में खराब है। इतना बोलकर वो मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। तभी अचानक मेन डोर पर तेज दस्तक हुई। फिर पूरे हाल में खलबली सी मच गई।
एक सर्वेंट तुरंत दरवाज़ा खोलने भागा। अगले ही पल दरवाज़ा खुला और अंदर 3 लोग दाखिल हुए। सबसे आगे एक करीब 55 साल के बेहद रौबदार आदमी थे। चेहरे पर शक्ति साफ दिखाई दे रही थी। उनके पीछे एक बेहद ग्रेसफुल महिला थी और साथ में लगभग 20-22 साल का लड़का। जैसे ही दिग्विजय सिंह ने उन्हें देखा, उनके चेहरे पर हल्की राहत आई। विक्रम, उन्होंने धीरे से कहा। अवनी सीढ़ियों पर ही रुक गई। उसकी नज़र नीचे खड़े लोगों पर टिक गई। तभी आर्यवीर कुर्सी से उठा। उसके चेहरे पर पहली बार हल्का सा तनाव दिखाई दिया। सामने खड़े आदमी यानी विक्रम खुराना की आंखें सीधे आर्यवीर पर जमी थी और अगले ही पल उनकी गूंजती हुई आवाज़ पूरे हॉल में फैल गई। तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई? उनकी आंखों में गुस्सा साफ जल रहा था। इस 2 कौड़ी के इंसान शिखर शर्मा की बेटी को इस घर में लाकर मेरी बहू बनाने की। सीढ़ियों पर खड़ी अवनी का चेहरा तुरंत बदल गया। उसकी आंखों में गुस्सा चमक उठा। नीचे आर्यवीर अपने पिता को असमंजस भरी नज़रों से देखने लगा। डैड, लेकिन विक्रम खुराना ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हें क्या लगा था? उनकी आवाज़ और कठोर हो गई। मुझे कुछ पता नहीं चलेगा, उन्होंने गुस्से से कहा। तेजा ने रात में ही मुझे सब बता दिया था। तुम इस लड़की को जहाँ से उठाकर लाए हो वहीं छोड़कर आओ। उनके चेहरे पर साफ नफरत थी। तुम्हारी शादी सिर्फ सलोनी मल्होत्रा से होगी। मैंने अपने दोस्त से वादा किया है और विक्रम खुराना अपना वादा नहीं तोड़ता। पूरे हाल में भारी सन्नाटा छा गया। तभी सीढ़ियों पर खड़ी अवनी धीरे धीरे नीचे देखने लगी। उसके चेहरे पर अब गुस्से की ठंडी आग उतर चुकी थी। अगले ही पल उसने अपने हाथों से धीरे धीरे ताली बजानी शुरू कर दी। पूरे हाल की नज़र उसकी तरफ घूम गई। अवनी धीरे धीरे सीढ़ियाँ उतरने लगी। चेहरे पर हल्की कड़वी मुस्कान थी। वाह ससुर जी वाह! उसकी आवाज़ बेहद शांत थी, लेकिन उसमें छुपा तंज सीधे दिल में लग रहा था। मैंने तो सोचा था बेटा ही साइको है, वो नीचे उतरते हुए बोली। लेकिन यहाँ तो पूरा खानदान अमीरी के घमंड में डूबा हुआ है। आर्यवीर ने तुरंत उसे घूरा। अवनी, लेकिन अवनी रुकी नहीं। वो सीधा नीचे आकर विक्रम खुराना के सामने खड़ी हो गई। उसकी आंखों में बिल्कुल डर नहीं था। और सुनिए, उसने बेहद ठंडी आवाज़ में कहा, मुझे भी कोई शौक नहीं था इस घर की बहू बनने का। उसने तिरछी नज़र से आर्यवीर को देखा। आपके बेटे ने मुझसे ज़बरदस्ती शादी की है, वरना मैं क्या? उसके होठों पर हल्की कड़वी मुस्कान आई। मेरी जूती भी इस घर में कदम ना रखती। पूरे हाल में सन्नाटा फैल गया। आर्यवीर की आंखें खतरनाक तरीके से सिकुड़ गई। लेकिन अवनी यही नहीं रुकी। उसने सीधे विक्रम खुराना की आंखों में देखा। और एक बात, उसकी आवाज़ अब पहले से ज़्यादा सख्त हो चुकी थी। मेरे पापा के बारे में 2 कौड़ी जैसा शब्द दोबारा मत कहिएगा। उसके चेहरे पर साफ गुस्सा उतर आया। मेरे पापा मेरी पहचान है, मेरे गुरूर हैं। उसकी आवाज़ हल्की ऊंची हो गई। मैं 2 कौड़ी की हूँ या 4 कौड़ी की, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरे पिता उसूलों वाले इंसान हैं। उन्होंने कभी किसी की बेटी खरीदने या बेचने की बात नहीं की। विक्रम खुराना का चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। तमीज़ से बात करो लड़की, अवनी तुरंत बोली। मैं बिल्कुल तमीज़ से ही बात कर रही हूँ ससुर जी, उसने तंज से कहा। वरना आपके बेटे की तरह लोगों को उठवा कर ज़बरदस्ती शादी नहीं करती। बस! अचानक आर्यवीर की आवाज़ गूंज उठी। वो तेज कदमों से आगे बढ़ा और सीधे अवनी के सामने आकर खड़ा हो गया। उसकी आंखों में खतरनाक गुस्सा था। अवनी, चुपचाप अपने कमरे में जाओ। लेकिन इस बार अवनी भी पीछे हटने वालों में से नहीं थी। क्यों जाऊँ? उसने तुरंत पलटकर जवाब दिया। मैंने तुम्हारे पैर पड़े थे क्या शादी करने के लिए? उसकी आंखों में आग थी। तुमने ज़बरदस्ती शादी की है और अब अपने पापा के सामने जवाब भी नहीं दे पा रहे, उसने तंज से कहा। वाह आर्यवीर सिंह खुराना, बाहर बहुत शेर बनते हो। आर्यवीर की मुट्ठियां भींच गई। इनफ! नहीं, अवनी भी पहली बार पूरी तरह भड़क चुकी थी। तुम लोग आखिर समझते क्या हो खुद को? उसकी आवाज़ पूरे हाल में घुस गई। मैंने कभी किसी अमीर लड़के से शादी करने का सपना नहीं देखा। मेरी दुनिया सिर्फ मेरे मम्मी पापा थे, मेरी पढ़ाई थी, मेरा करियर था। उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। फिर क्यों घसीटा तुमने मुझे अपनी ज़िंदगी में? कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को घूरते रहे। माहौल इतना भारी हो चुका था कि कोई कुछ बोल ही नहीं पा रहा था।
तभी अचानक आर्यवीर धीरे धीरे उसके करीब आया। उसके चेहरे पर बेहद खतरनाक शांति थी। वो इतना करीब आया कि सिर्फ अवनी ही उसकी आवाज़ सुन सके। सुबह की बात भूल गई हो क्या? उसकी आवाज़ बेहद धीमी थी लेकिन जहर से भरी हुई। चाहती हो सच में एक बम फट जाए शर्मा फैमिली पर? मैं सिर्फ धमकी देना नहीं जानता, उसे सच करना भी आता है मुझे। अवनी की सांस हल्की हलक में अटक गई लेकिन उसने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। आर्यवीर ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर नहीं चाहती तो चुपचाप अपने कमरे में चली जाओ। उसके होठों पर डेविल स्माइल आ गई। ज़्यादा जुबान चलाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ सेकंड तक अवनी उसे घूरती रही। उसकी आंखों में गुस्सा साफ जल रहा था। फिर उसने धीरे से नज़र घुमाकर विक्रम खुराना की तरफ देखा। उसके बाद बिना कुछ बोले वो मुड़ी और सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। लेकिन जाते जाते उसकी चाल बता रही थी कि वो सिर्फ इस वक्त अपने परिवार के लिए चुप हुई है। आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखते रहिए।